आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु शुद्ध लाभ की गणना प्रावधानों के अनुसार की जाती है। किस प्रावधान के अनुसार की जाती है? देखिए, प्रबंधकीय मतलब होता है मैनेजमेंट कमीशन का के अनुसार। ठीक है, तो मैनेजमेंट कमीशन की व्यवस्था किस में की जाती है, किसके अंतर्गत आती है? वो आती है धारा 349 से 351 के अंतर्गत। तो ऑप्शन है आपका ए। अब है, स्थायी संपत्तियों के पूर्व मूल्यांकन से उत्पन्न लाभों का नहीं किया जा सकता। देखिए, जब स्थायी संपत्तियों का पूर्व मूल्यांकन किया जाता है, जब स्थायी संपत्तियों का पूर्व मूल्यांकन उत्पन्न होता है तो लाभों में क्या इंक्लूड नहीं होता? तो लाभों में इंक्लूड नहीं होता स्थायी संपत्ति पूंजीकरण। तो ऑप्शन होगा ए। बोनस अंशों के निगमन का सही प्रविष्टि क्या होगी? जब बोनस अंशों को इशू किया जाएगा तो बोनस जो अंश होते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमेशा क्रेडिट में आता है। तो बोनस अंश क्या आएंगे? क्रेडिट में। पहली बार तो देखिए बोनस अंश का ऑप्शन देखिए, पहले तो ए में क्रेडिट में आ रहा है बोनस अंश, और किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो शेयर कैपिटल जो होगा वो किस में आएगा? वो आएगा डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? बोनस अंश के साथ साथ प्रीमियम भी इशू किया जाता है, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट टू बोनस ऑफ टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ऑप्शन ए। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, पूंजीगत बोनस वितरित करने का प्रस्ताव पास करते हैं। देखिए, पूंजीगत बोनस जो होता है, जैसे कंपनी का जो भी काम होता है वो हमारे क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो पूंजीगत जो भी बोनस होगा वो इशू कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संचालक मंडल। तो ऑप्शन ए। अब है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाए जाते हैं? देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो पहले दिए जाते हैं, जो प्रारंभ में, जैसे कंपनी स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या क्या होते हैं? अदर एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर क्या ऑक्यूपाइड एक्यूड एक्सपेंसेस, या फिर क्या अनएक्यूड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो आपके किस में आते हैं? वो दायित्व में भी आते हैं, वो संपत्ति पक्ष में भी आते हैं, दोनों पक्षों में आते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा फिर आपका? सी। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट्स में दोनों में आते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी। अब है, किस धारा के अनुसार कंपनी अपने खाते उपार्जित आधार पर तैयार करे? मतलब एक्यूट तरीके से कौन कंपनी क्या करे? खाते को तैयार करे। वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं? वो धारा होती है आपकी 209, धारा 209 के अंतर्गत। अब है आपका 6-7 क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी चिट्ठे व लाभानी खाता प्रस्तुत करे? मतलब वार्षिक सामान्य सभा, वार्षिक मतलब पूरी ईयर की सभा हो रही है, उसमें चिट्ठे और लाभानी किस खाते को किस धारा में प्रस्तुत किया जाता है? तो उस धारा को किया जाता है 210 में, ऑप्शन बी। अब कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार लाभांश का भुगतान केवल नगद में किया जाता है? नगद में जो किया जाता है वो भुगतान 205(3) धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए। चालू वर्षों के लाभों में से बोनस की सिफारिश की क्या प्रविष्टि होगी? जब बोनस की सिफारिश की प्रविष्टि क्या होगी? जब लाभ चालू वर्षों में लाभ होंगे तब। तो क्या बनेगी एंट्री? तब बनती है एंट्री हमेशा बोनस आपके, हमने बताया अभी भी, बोनस जो भी होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोनस क्रेडिट में एक इस बी सी वाली एंट्री में है और एक ए वाली में। और बोनस किस में आता है? देखिए, P&L जो बोनस इशू करते हैं आप, प्रपोज डिविडेंड होगा ये जो सिफारिश होगी। ठीक है, तो वो एंट्री हमारी हमेशा P&L एप्रिसिएशन अकाउंट में आएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? ऑप्शन क्या होगा आपका? ए, P&L एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट्स। अब 10 क्वेश्चन है आपका, गत वर्षों के लाभों से बोनस की सिफारिश की गई तो सही जनरल प्रविष्टि क्या होगी? पहले क्या था आपका? जो 9 वाला क्वेश्चन था उसमें था चालू वर्षों में, अब आ रहा है आपका गत वर्षों में, मतलब प्रीवियस में। ठीक है, तो एंट्री या तो P&L एप्रिसिएशन भी अकाउंट हो सकता है या रिजर्व अकाउंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? रिजर्व अकाउंट या P&L एप्रिसिएशन अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर फंड। अगर चालू वर्ष में आ रहा है तो प्रपोज्ड बोनस लगेगा, और अगर प्रीवियस में आ रहा है तो बोनस टू केवल शेयर होल्डर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन ए।
एक कंपनी निगमित नहीं कर सकती, तो देखिए निगमित क्या नहीं कर सकती कंपनी। देखिए पहले शोधनीय अधिमान अंश, पहली बात तो शोधनीय का मतलब होता है रिडीमेबल, जो रिडीम किया जा सकता है, मतलब कन्वर्ट कराए जा सकते हैं। अधिमान मतलब पूर्वाधिकार अंश, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, जिनको रिडीम किया जा सकता है कंपनी के द्वारा किसी निश्चित टाइम या पीरियड तक, ठीक है। उसे वो किस में इशू करा सकते हैं, वो करा सकते हैं इक्विटी शेयर में, ठीक है, समतांशों में। अब पूर्ण परिवर्तन ऋण पत्र क्या होते हैं, जो कंपनी को, जो धारकों को, मतलब जो कंपनी के कार्यकर्ता है जो करते हैं, जिनके पास शेयर हैं या डिवेंचर हैं, वो उन्हें क्या करा सकते हैं, वो रिडीम करा सकते हैं कुछ टाइम पीरियड तक। उन्हें टाइम पीरियड दिया था कि आपके इस टाइम पीरियड तक आप इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। और शोधनीय समता अंश क्या होते हैं, शोधनीय समता अंश तो कुछ होते ही नहीं, शोधनीय वाले समता अंश होते ही नहीं, इक्विटी शेयर अलग होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर को रिडीमेबल केवल प्रेफरेंस शेयर होते हैं या ऋण पत्र होते हैं। तो शोधनीय ऋण पत्र क्या होते हैं, जो निश्चित टाइम तक क्या कर सकते हैं, ऋण पत्रों को आप डिवेंचर को आप किस में, प्रेफरेंस शेयर में या फिर इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका होगा, एक कंपनी निगमित नहीं कर सकती वो शोधनीय समता अंश को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपका 14, यदि कंपनी को अपने लेनदारों को 20,000 का भुगतान करना है तो वो किस प्रकार इस व्यवहार द्वारा। अब देखिए इसका व्यवहार क्या होगा, पहली बात तो देखिए लेनदारों को भुगतान करेगी कंपनी, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए कैश हमेशा डेबिट में आता है तो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आता है तो डेबिट में आ जाएगा। तो ना तो बैलेंस होगा, ना तो क्या होगा, दोनों में ही ऑप्शन आ रहा है, तो ना उसमें कार्यशील में, वर्किंग कैपिटल में ना तो कमी आएगी, ना फिर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन, कार्यशील पूंजी में ना कमी ना कोई वृद्धि होगी। अब 15 क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण का क्या परिणाम होता है। जब अति पूंजीकरण होती है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उससे क्या होगा, आप पूरे ग्रुप के साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। अब क्वेश्चन है आपका 16, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी सचिव, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, की नियुक्ति की जाती है, वो कौन करता है। ऑब्वियसली जो करता है, हमने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं जो भी बड़े काम होते हैं, तो ऑप्शन होगा आपका संचालक मंडल द्वारा। अब क्वेश्चन 17 है, यदि एक कंपनी के अंश सीमित हैं तो एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है, मतलब अगर कंपनी के अंश सीमित हैं तो सदस्य का दायित्व भी सीमित होगा। तो कब होगा वो दायित्व सीमित, वो होगा उसके द्वारा दिए गए अंशों की कुल अदद रकम द्वारा, जो उसने एडवांस में पेमेंट किया गया है उसके द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन है आपका 18, कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का उचित रखरखाव किया जाता है। धारा कौन सी होगी इसमें, धारा होगी आपकी 209, ठीक है। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब है आपका 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए हैं, देखिए सकल लाभ है आपका 1,80,000, सकल लाभ अनुपात है आपका 20%, देनदारी गति 2 माह दे रखी है, देनदारी की राशि क्या होगी, ये राशि बोल रहे हैं, देनदार की राशि क्या होगी। पहले तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ठीक है। तो नेट सेल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 20%, ठीक है। इसी ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है 1,80,000, नेट सेल आपकी कुछ नहीं दे रखी, ठीक है। तो नेट सेल को क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेते हैं। तो ये हमने क्या मान ली, एक्स, ठीक है। आप कैची का गुणा कर देंगे, 20 का परसेंटेज नीचे आया तो 20x, इसका ये हो गया 1,80,000 थे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 20 से काट दीजिए, ये कितना आया, तो अब क्या करेंगे, इस 0 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 नाम 18, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, आपकी वैल्यू आई 9 लाख, ठीक है। तो अब 9 लाख वैल्यू आई तो क्या करेंगे, आप देखिए हमें निकालना था महीने के हिसाब से, तो 2 लाख 9 लाख का अपॉन 2
2 महीने का है तो, और 12, तो क्या निकलेगा 6, इससे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा क्या, आपका आंसर होगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन है 20, कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होना चाहिए। देखिए पहला पूछा गया था धारा 307 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होना चाहिए, अब पूछ रहे हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार, मतलब कंपनी जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है उनके अनुसार कितना होना चाहिए, तो उनके अनुसार होना चाहिए शुद्ध लाभ का 11%, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये भी खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर नई क्लास के साथ।